Elizabeth Holmes from Theranos. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes. Thank you, for having me. I am so incredibly humbled. We did this. You founded this company 12 years ago, right? Yeah. Tell them how old you were. I was 19. वो पलके नहीं झपकाती थी, वो अपनी नेचुरल आवाज में बात नहीं करती थी, बल्कि जानबूझकर भारी आवाज में बोलती थी। First they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. I started this company because I was shocked when I heard her voice. Oh, hello. वो स्टीव जॉब्स जैसे कपड़े पहनती थी और लोग उसे मुस्तकबिल का स्टीव जॉब्स ही कहते थे। Of course I've been inspired by Steve Jobs. वो दुनिया की नजरों में एक मौजज़ा थी। Tell them how old you were. I was 19. सिर्फ 19 साल की उम्र में वो दुनिया की सबसे कम उम्र सेल्फ मेड अरबपति थी। I'd like to welcome Elizabeth Holmes. The real treat, the incredible Elizabeth Holmes. लेकिन इतना पैसा उसे मिला कैसे? एक आइडिया की वजह से। Revolutionary blood testing device she had created. एक ऐसी मशीन जो खून के सिर्फ एक कतरे से सैकड़ों बीमारियों का पता चलाएगी। ना सुइयां, ना दर्द, ना डॉक्टर्स। दुनिया के बड़े बड़े लोग, हेनरी किसिंजर जैसे चालाक सियासतदानों से लेकर रोपर्ट मर्डॉक जैसे मीडिया मुगल तक, सब ज़हीन तरीन, ताकतवर तरीन लोग उस लड़की के हाथ में थे। I don't have many secrets. उसकी कंपनी की वैल्यू $9 बिलियन तक जा पहुंची, लेकिन ये सब एक झूठ था। वो मशीन असल में काम ही नहीं करती थी, वो तो बस एक खिलौना थी। तो ऐसी लड़की जिसके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी, आखिर दुनिया के सबसे तजुर्बेकार इन्वेस्टर्स, एक से बढ़कर एक, बल्कि घाक लीडर्स को, सियासतदानों को, मीडिया को, हम जैसे आप जैसे लोगों को अरबों डॉलर का चूना कैसे लगा गई? This is what happens when you work to change things. I've done something in this world that has made it a little bit of a better place. ये उसकी जहानत थी या माइंड गेम्स थे, या हमारी जहनियत में ही कोई मसला है कि हम खूबसूरत चेहरों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एलिज़ाबेथ होम्स के बारे में। वो एक जीनियस थी या एक बेरहम साइकोपैथ, और पोस्टमार्टम करेंगे उसकी $1 बिलियन कंपनी थेरानोस का। जानेंगे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ सामने आने की हैरत अंगेज कहानी, और साथ ही इंसानी नफ्सियात को भी देखेंगे कि हमारे अंदर वो कौन सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जिसकी वजह से हम धोखा खा जाते हैं। तो इनकलाब को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे। एलिज़ाबेथ होम्स की कहानी थेरानोस से शुरू नहीं होती, बल्कि उसकी पैदाइश से बहुत पहले स्टार्ट होती है। वो फरवरी 1984 में वाशिंगटन डीसी के एक घराने में पैदा हुई। उसके पास वो सब कुछ था जो एक कामयाब जिंदगी के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन मैंने कहा था ना कि ये कहानी उसकी पैदाइश से बहुत पहले स्टार्ट होती है। असल में उसके ख़ानदान की तारीख में एक चीज़ ऐसी थी जो एलिज़ाबेथ की नफ्सियात में चिपकी हुई थी। एलिज़ाबेथ के परदादा चार्ल्स लुई फ्लाइशमैन ने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई थी, फ्लाइशमैन यीस्ट। उन्होंने एक बहुत अमीराना और आलीशान लाइफ गुजारी, लेकिन एलिज़ाबेथ के पैदा होने तक वो ख़ानदानी दौलत ज़ाया हो चुकी थी और वालिद क्रिश्चियन होम्स एक सरकारी मुलाजिम थे बस। हाँ, बाद में वो एक बदनामे ज़माना कंपनी एनरॉन के नायब सदर बन गए थे। इस कंपनी के अपने ही चक्कर थे जिनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। एनरॉन की कहानी एलिज़ाबेथ की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। तो एलिज़ाबेथ एक ऐसे माहौल में बड़ी हुई जहां उस पर खानदान का वकार और खोई हुई दौलत वापस हासिल करने का एक अनदेखा प्रेशर था। वालिदैन इसे बचपन से ही ये बात याद दिलाते थे कि वो स्पेशल बच्ची है, वो आम बच्चों जैसी नहीं। कहते हैं जब वो 9 साल की थी तो एक रिश्तेदार ने उससे पूछा, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? तो एलिज़ाबेथ का जवाब हैरत अंगेज था, मैं अरबपति बनना चाहती हूँ। रिश्तेदार ने हैरत से पूछा, तुम अमेरिका की सदर नहीं बनना चाहती? तो एलिज़ाबेथ ने कहा, नहीं, जब मेरे पास अरबों डॉलर्स होंगे तो सदर खुद मुझसे आकर शादी करेगा। ये कोई मासूमाना जुमला नहीं, वो माइंडसेट था, बता रहा था कि इस घर में कामयाबी का सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड है, पैसा। क्या वालिदैन ने अनजाने में ये सब सिखाया था या ये चीज़ खून में ही शामिल थी? मैं कहूँगा शायद एलिज़ाबेथ ने कामयाबी का ये ख़तरनाक सबक अपने वालिद के दफ्तर से सीखा था। जैसा कि मैंने बताया था कि एलिज़ाबेथ के वालिद क्रिश्चियन होम
एक बहुत बड़ी एनर्जी कंपनी एनरॉन में काम करते थे। वो कंपनी जो 90s में अमेरिका की सबसे मॉडर्न और कामयाब कंपनी समझी जाती थी। लेकिन ये कामयाबी और ये राइज सब एक धोखा था। एनरॉन का कल्चर क्या था? ये कि नंबर ही सब कुछ है। अगर रियलिटी अच्छी नहीं तो अकाउंट्स में हेर फेर करके इसे अच्छा दिखाओ। कंपनी में सवाल पूछना मना था। जो कंपनी की प्रैक्टिस पर सवाल उठाता इसे बेवकूफ़ समझा जाता या फिर निकाल दिया जाता। यहाँ अहम ये नहीं था कि कंपनी वाकई कितना कमा रही है, अहम ये था कि स्टॉक मार्केट को क्या लगता है। यहाँ तक कि भांडा फूट गया। सन 2001 में अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड सामने आ गया। हज़ारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, यहाँ तक कि एलिज़ाबेथ के वालिद की भी। सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। सबक सीखा, लेकिन गलत सबक सीखा। ये नहीं कि झूठ तबाही लाता है, ये सीखा कि अगर होशियारी से झूठ बोलो और लंबे अरसे तक बोलो तो दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो। शायद यही वो सोच थी जो बरसों बाद थेरानोस की लाइफलाइन बनने वाली थी। बहरहाल एलिज़ाबेथ ज़हीन तो थी, बल्कि इसे ज़हीन नहीं जुनूनी कहना चाहिए। जब हाई स्कूल में थी तो रात को सिर्फ 4 घंटे सोती ताकि पढ़ाई कर सके। उसने चाइनीज़ भी सीखी क्योंकि उसे लग रहा था कि मुस्तकबिल चाइना का है। वैसे इससे ये बात साबित होती है कि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, मेहनत ठीक रास्ते पर भी होनी चाहिए। तो 2002 में एलिज़ाबेथ का दाखिला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, वो जगह जहां दुनिया के बड़े बड़े टेक लेजेंड्स पैदा होते हैं। और एलिज़ाबेथ नेक्स्ट लेजेंड बनना चाहती थी। यहाँ उसने केमिकल इंजीनियरिंग चुनी, लेकिन अब पढ़ाई में दिलचस्पी कम और उस आइडिया की तलाश ज़्यादा थी जो उसे रातों रात अरबपति बना दे। और सिर्फ 19 साल की उम्र में उसने एक आइडिया पेश किया, एक पेज जो खून टेस्ट कर सके और दवाइयाँ भी दे सके। जब उसने ये आइडिया मेडिसिन के प्रोफेसर फ्लैश गार्डनर को दिखाया तो प्रोफेसर ने उसे साफ बता दिया, एलिज़ाबेथ, ये साइंसी तौर पर तो नामुमकिन है। तुम्हारा आइडिया फिजिक्स और बायोलॉजी के रूल्स के खिलाफ है। कोई आम स्टूडेंट होता तो मायूस हो जाता, लेकिन एलिज़ाबेथ का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। उसने प्रोफेसर को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया, बल्कि साइंस को भी इग्नोर कर दिया और सोचा कि अगर स्टीव जॉब्स हकीकत को मोड़ सकता है तो वो क्यों नहीं। इसे रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड कहा जाता है। ये क्या है? ये टर्मिनोलॉजी स्टीव जॉब्स के बारे में इस्तेमाल होती है कि वो अपने एतमाद और बातों के जादू से लोगों को यकीन दिलाते थे कि जो काम नामुमकिन नजर आ रहा है वो असल में हो सकता है, यानी वो हकीकत का नक्शा बदल देते थे। एलिज़ाबेथ ने क्या किया? यहाँ भी उसका गलत मतलब लिया। स्टीव जॉब्स अपनी उस ताकत को इंजीनियर से बेहतर काम लेने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन एलिज़ाबेथ ने उसे साइंस के उसूलों को नज़रअंदाज करने के लिए इस्तेमाल किया। उसका ख्याल था कि अगर शिद्दत से चाहा जाए तो खून का टेस्ट भी वैसा ही हो जाएगा जैसा वो चाहती है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें इससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। शायद एलिज़ाबेथ ने भी वो सुन लिया था, लेकिन ये फिल्म नहीं, हकीकत थी। इंस्पिरेशन नहीं, बल्कि एक नफ्सियाती हथकंडा था जिसे इस्तेमाल करने के लिए एलिज़ाबेथ ने कॉलेज ही छोड़ दिया, अपनी ट्यूशन फीस के पैसे लिए और एक कंपनी बना डाली, रियल टाइम क्योर्स, जिसका नाम बाद में बदलकर थेरानोस कर दिया गया। So the question was, what was the process of dropping out of Stanford when I was 19? Like, interestingly, it was a fairly binary decision. ये एक ख्वाब की ताबीर थी, लेकिन उसकी बुनियाद साइंस पर नहीं बल्कि जिद पर थी, इनकार पर थी। और यहीं पर हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। आजकल हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? यही कि तुम स्पेशल हो, ख़ास हो, दुनिया बदल सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। ये हौसला अफजाई अच्छी चीज़ है, बच्चे को इनकरेज करना चाहिए, लेकिन साथ ही एक और चीज़ है जो बच्चे को लाजमन सिखानी चाहिए कि कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी है सब्र। असल में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और ये भी कि सच सबसे ज़्यादा अहम है, कामयाबी से भी ज़्यादा, दौलत से भी ज़्यादा। लेकिन एलिज़ाबेथ होम्स को ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया। इसे यकीन दिलाया गया कि यू आर दी बेस्ट, और इसे लगा कि वो इतनी ख़ास है कि कुदरत के कवानीन भी उसके लिए बदल जाएंगे। यही वजह है कि एलिज़ाबेथ ने साइंस को सीखने के बजाय उसे हुक्म देने की कोशिश की। वो समझ रही थी कि अगर वो शिद्दत से चाहेगी और एतमाद से झूठ बोलेगी तो झूठ सच बन जाएगा। और अफसोस की बात है कि शुरू में ऐसा ही हुआ, दुनिया ने उसके झूठ को सच मान लिया। So the first thing we did was to make it possible for every laboratory test to be run on a tiny droplet of blood. क्यों? क्योंकि वो वैसे ही दिखती थी
जैसा हम एक जीनियस को देखना चाहते हैं। वो खूबसूरत थी, कैरिस्मेटिक थी, कॉन्फिडेंट थी और यही वो जाल था जिसमें दुनिया के ज़हीन और ताकतवर तरीन लोग फंसने वाले थे। Have you seen the technology? Oh yeah. 50 tests. 50 tests. 2 drops of blood from your fingers. Yes. ये वक्त था खूबसूरती के फरेब का, दी हेलो इफेक्ट का। मैं, आप, बल्कि सब लोग समझते हैं कि हम अकल रखते हैं। हम फैसला करते हुए रियलिटीज़ को देखते हैं, स्टेट्स को देखते हैं और सोच समझकर किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। लेकिन एलिज़ाबेथ होम्स की कहानी हमें बताती है कि हमारा दिमाग हमें कितनी आसानी से धोखा दे सकता है। उस लड़की ने $9 बिलियन साइंस की बुनियाद पर नहीं बल्कि नफ्सियात की बुनियाद पर जमा किए और उसके लिए उसका सबसे बड़ा हथियार था हेलो इफेक्ट। अब ये हेलो इफेक्ट क्या है? हमने बचपन से ही कहानियों में, फिल्मों में यही सीखा है कि जो खूबसूरत है वो अच्छा है, जो बदसूरत है वो बुरा है। हेलो इफेक्ट उसी साइकोलॉजिकल बाइस का नाम है। जब हम किसी बंदे में कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, मसलन उसकी खूबसूरती, उसका कॉन्फिडेंस, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद ये फ़र्ज़ कर लेता है कि उसमें बाकी खूबियाँ, बाकी क्वालिटीज़ भी वैसे ही होंगी, यानी वो ज़हीन भी होगा, ईमानदार भी होगा और काबिल भी होगा। एलिज़ाबेथ होम्स को कुछ और आता हो या ना आता हो, लेकिन वो इस खेल को अच्छी तरह समझती थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आँखें, सुनहरे बाल, उसकी आवाज़ सब क्लियर सिग्नल दे रहे थे कि मैं मासूम हूँ, मेरा मकसद दुनिया को बचाना है, इंसानियत को बचाना है, इसीलिए मुझ पर खुलकर भरोसा किया जा सकता है। और जब वो घाक और तजुर्बेकार इन्वेस्टर्स के सामने बैठती, आंखों में आंखें डालकर पूरे एतमाद के साथ झूठ बोलती, तो उन्हें वो झूठ नज़र नहीं आता था, बल्कि वो चमक नज़र आती थी, वो हेलो नज़र आता था जो उन्हें अंधा कर देता था। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक और कहानी भी चल रही थी जिसे दुनिया नहीं जानती थी, ये कि एलिज़ाबेथ अकेली नहीं थी, उसके साथ एक साया भी था, रमेश सनी बलवानी। इन दोनों की कहानी थेरानोस से बहुत पहले शुरू हुई थी। दोनों 2002 में बीजिंग में मिले थे, जब एलिज़ाबेथ सिर्फ 18 साल की स्टूडेंट थी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के चीनी ज़बान सीखने के प्रोग्राम के लिए वहाँ गई थी। सनी की उम्र उस वक्त 37 साल थी, यानी वो एलिज़ाबेथ से कोई 20 साल बड़ा था। वो एक करोड़पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने .com बूम के ज़माने में अपनी कंपनी बेचकर बड़ा पैसा कमाया था। उसे एक तजुर्बेकार और अमीर आदमी की ज़रूरत थी और सनी की शक्ल में उसे एक ऐसा बंदा नज़र आया जो उसका मुहाफ़िज़ बन सकता था। और यही सनी था जिसने उस ज़माने में $13 मिलियन का चेक थेरानोस को दिया जब उसके पास पैसे ख़त्म हो रहे थे। इस चेक ने उसे कंपनी का मालिक तो नहीं बनाया, लेकिन एलिज़ाबेथ का पार्टनर बना दिया। सनी का काम था वो गंदा खेल खेलना जो एलिज़ाबेथ नहीं खेल सकती थी। उसने कंपनी में खौफ का राज कायम किया। वो मुलाजमीन पर चिल्लाता, उनकी जासूसी करता, जो सवाल पूछने की हिम्मत करता उसे फ़ौरन नौकरी से निकाल देता। एक तरफ एलिज़ाबेथ का कैरिज्मा बाहर की दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा था, तो दूसरी तरफ सनी का खौफ अंदर के लोगों को खामोश कर रहा था। How would you describe the culture of Theranos? Justin? Not a lot of camaraderie, a lot of paranoia. The office environment was designed to not really interact with anybody else. लेकिन कंपनी में हो क्या रहा था? आखिर खौफ किस बात का था? ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा उस मशीन को जिसका असल में तो कोई वजूद ही नहीं था। नाम था दी एडिसन। एलिज़ाबेथ दावा करती थी कि ये मशीन खून के एक कतरे से 200 से ज़्यादा टेस्ट कर सकती है। अमेरिका में तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ इलाज, टेस्ट वगैरह बहुत महंगे हैं और एक आम आदमी के लिए मेडिकल अखराजात किसी अजाब से कम नहीं। लेकिन हकीकत कुछ और थी, ये कि ये मशीन बड़ी मुश्किल से कुछ ही टेस्ट कर सकती थी और वो भी ज़्यादातर गलत होते थे। जब इन्वेस्टर्स या पार्टनर मशीन का डेमो देखने आते तो एक ज़बरदस्त चाल चली जाती। मेहमानों का खून लिया जाता, इसे एडिसन में डाला जाता और फिर उन्हें खाने पर ले जाया जाता और पीठ पीछे खून के ये नमूने लेकर उन्हें सीमेंस की एक आम मशीनों पर टेस्ट किया जाता। जब मेहमान वापस आते तो उन्हें रिजल्ट दिखा दिए जाते जो एडिसन नहीं बल्कि सीमेंस की आम मशीन से निकाले जाते थे। और जब एडिसन वाकई मार्केट में आई तो उसने असल मरीजों को गलत रिजल्ट देना शुरू कर दिया। लोगों को बताया गया कि उन्हें कैंसर है जबकि उन्हें कुछ नहीं था, या उन्हें बताया गया कि वो बिल्कुल ठीक है हालांकि वो बीमार थे। एलिज़ाबेथ होम्स ने अपनी कामयाबी के लिए लोगों की ज़िंदगियों को दांव पर लगा दिया था। इतने बड़े झूठ को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। कंपनी के अंदर से आवाज़ें उठने लगी थी और सबसे पहले ये आवाज़ उठाई एक ऐसे लड़के ने जिसके अपने दादा इस फ्रॉड कंपनी के इन्वेस्टर थे। नाम था टाइलर शेल्ड्स, एक हीरो जो अपने ही खानदान और $1 बिलियन कंपनी के खिलाफ खड़ा होने वाला था।
टायलर जॉर्ज शेल्ड्स का पोता था। टायलर्स भी इस कंपनी में काम करता था और उसने अपनी आंखों से कंपनी के फ्रॉड देखे थे। उसने अपने दादा को खबरदार किया तो उन्होंने भी उसे झुठला दिया। एलिज़ाबेथ का जादू ऐसा था कि एक दादा ने अपने पोते को ही धोखेबाज समझ लिया। लेकिन टायलर रुका नहीं, उसने एक सहाफ़ी से रब्ता कर लिया, जॉन कैरियो, वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक बेखौफ रिपोर्टर। जब इसे टायलर से और अपने दूसरे सोर्सेज से भी ये मालूमात मिली तो उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और बिल आखिर रिपोर्ट फाइल कर दी। And I realized that, this was not just a business fraud and a corporate fraud, but potentially a fraud that had big implications for the public health. And so I thought, well, एलिज़ाबेथ के भी अपने सोर्सेज थे। इससे पहले कि ये खबर अखबार में पब्लिश होती, इसे पता चल गया। इसने डायरेक्ट कॉल मिलाई। किसे? रूपर्ट मर्डॉक को, दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया मोगल, और वॉल स्ट्रीट जर्नल भी उसी की मलकियत था। और उसी साल उन्होंने थ्राइनोस में $125 मिलियन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की थी। तो एलिज़ाबेथ ने उन्हें कहा कि आपके अखबार में थ्राइनोस के खिलाफ एक खबर लग रही है, ये झूठी खबर है, आप इसे रुकवाएं। लेकिन रूपर्ट का प्रोफेशनलिज्म देखें। उन्होंने कहा कि कौन सी खबर झूठी है और कौन सी सच्ची, उसका फैसला तो अखबार के एडिटर करेंगे। अगर खबर झूठी है जैसा कि तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये खबर नहीं छपेगी। लेकिन अगले ही रोज़ वॉल स्ट्रीट जर्नल में फ्रंट पेज पर यह खबर छप गई। यूं कैरियन ने अपने मुल्क के $125 मिलियन ही नहीं डुबोए, बल्कि एक ही झटके में थ्राइनोस का $9 अरब का गुब्बारा भी फाड़ दिया। दुनिया को पता चल गया कि एलिज़ाबेथ जीनियस नहीं, इविल जीनियस है। कंपनी की वैल्यू ज़ीरो हो गई। वो एलिज़ाबेथ जो दुनिया भर के मैगजीन्स के टाइटल पेज पर आती थी, फोर्ब्स इस पर टाइटल स्टोरी छापता था, वो फ्रॉड का लेबल लगाए फिर रही थी। Breaking news on Theranos. The SEC is charging Theranos CEO Elizabeth Holmes raising more than $700 million from investors through an elaborate years-long fraud. लेकिन एक मिनट, अभी इस स्टोरी में एक ट्विस्ट बाकी है। एलिज़ाबेथ होम्स का सबसे बड़ा ड्रामा अभी बाकी था। जब इसे अदालत में पेश किया गया तो उसने एक नई और खतरनाक चाल चली। उसने सारा इल्जाम सनी पर डाल दिया। उसने रोते हुए कहा कि सनी उसे कंट्रोल करता था, वो इसे ज़हनी ही नहीं बल्कि जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाता था और वही ऑर्डर करता था कि क्या करना है और क्या कहना है। उसने अदालत को बताया कि वो मुजरिम नहीं बल्कि वो तो विक्टिम है। I don't know specifically. I'm not sure. I don't know exactly. I just don't know. बहुत से साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एक क्लासिक साइकोपैथिक बिहेवियर है कि अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय खुद को मजलूम बनाकर दूसरों को कसूरवार ठहराया जाए। जूरी ने इस ड्रामे को मुस्तरद कर दिया। जनवरी 2022 में एलिज़ाबेथ को इन्वेस्टर्स को धोखा देने के 4 इल्जामात में मुजरिम करार दिया गया और फिर नवंबर 2022 में उसे 11 साल और 3 महीने कैद की सजा सुना दी गई। Criminal trial of the Theranos founder Elizabeth Holmes. Judge just sentenced Elizabeth Holmes to 11 years, 3 months in prison. सनी बलवानी को भी बाद में तकरीबन 13 साल की सजा हुई और दोनों को मिलाकर $452 मिलियन उन लोगों को अदा करने का हुक्म दिया गया जो इस पूरे फ्रॉड के विक्टिम थे। उन्होंने फैसले के खिलाफ अपील भी की, लेकिन फरवरी 2025 में ये अपील रिजेक्ट हो गई। आज वो लड़की जो दुनिया को बदलने का दावा करती थी, अब जेल की कोठरी में अपने किए की सजा भुगत रही है। उसने फेक इट टिल यू मेक इट को इस लेवल तक पहुंचा दिया जहां वो जुर्म बन गया। एलिज़ाबेथ होम्स ने शायद बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन हमने उनकी कहानी से एक ही चीज़ सीखी है कि सच्चाई आखिर सामने आ ही जाती है।